नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रेडियो द्वारका में। और मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। और आज हम बात करेंगे भोजपुरी फिल्मों से देव सिंह जी से। देव सिंह जी भोजपुरी फिल्मों में विलन का रोल करते हैं और छोटे छोटे रोल करके आज भोजपुरी भाषा के बीच एक नाम, एक पहचान बना चुके हैं अपना। और आप मेन लीड रोल करते हैं भोजपुरी फिल्मों में। काफ़ी सारे फिल्में हैं, डमरू है, मैं सेरा बांध के आऊँगा, और ऐसे अनेकों फिल्में हैं। और बराबर के टक्कर देते हैं पर्दे पे हीरो को। तो आइए बात करते हैं देव सिंह जी से और जानते हैं इनके स्ट्रगल लाइफ के बारे में। तो स्वागत है देव जी आपका रेडियो द्वारका में। सनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने इस रेडियो द्वारका पे मुझे इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देव जी काफ़ी ज़्यादा आपने फिल्में किया है, भोजपुरी में सीरियल भी किया आपने, इस सब के बारे में हम जानेंगे। मगर उससे पहले आपसे जानेंगे कि कहाँ से बिलोंग करते हैं और फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। जी, मैं तो बिलोंग करता हूँ उत्तर प्रदेश से, बलिया बलिया ज़िला और सहतवार एक जगह है, तो मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअली हम लोग रामपुर नंबरी के बाशिंदे हैं, लेकिन सहतवार में घर बना लिया तो सहतवार के ही हो गए हैं। और मेरा बॉर्न एंड बॉटअप सब बंगाल का है। बाबूजी मेरे कोल माइंस में थे, वहाँ पे कोयलरी में माइनिंग सरदार के पोस्ट पे थे। और मेरी पढ़ाई लिखाई बॉर्न सब वहीं से हुआ है। तो मैं सीए करना चाह रहा था और सीए का फाउंडेशन पेपर भी दे रहा था। और उसी समय मेरे जहन में एक वाक़या ऐसा हुआ मेरे साथ कि मुझे लगा कि कुछ ऐसा करो कि लोग मुझे देखें, मुझे जानें। तो हुआ यूँ था कि मैं एक ऑर्केस्ट्रा में गया था, जहाँ पे मैं पीछे खड़ा था और काफ़ी लोग मेरे आगे बैठे हुए थे, खड़े थे। तो वो आगे जाने नहीं देते, पीछे पीछे। तो मुझे लगा यार भाई, फिर मैंने मंच के ऊपर देखा, मंच के ऊपर एक दो मेरे जानने वाले दिखे, तो मुझे लगा ये ऊपर कैसे चले गए। तो मेरे जहन में ये बैठ गया कि मैं इस तरह तो ये शो नहीं देखूंगा, लोग मुझे देखेंगे। और वो जहन में मेरे हुआ और मैंने अपने दोस्त को बोला यार मैं जा रहा हूँ घर। और बोला क्या हुआ? मैं कहा यार भाई मुझे लोग देखेंगे, मैं लोगों इस तरह नहीं देखूंगा। और मैं ये सोच के घर आ गया। और धीरे धीरे पढ़ाई में रुझान ख़त्म होने लगी और मेरा रुझान मिमिक्री की तरफ हो गया। मैं मिमिक्री शुरुआत करके मिमिक्री करने लगा। मिमिक्री के वजह से मैंने एक दो शो भी किए। उसके बाद मुझे एक दिल्ली का ही मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बोला कि देखो अगर तुमको कुछ करना है तो तुमको यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, बॉम्बे, दिल्ली, ऐसा कुछ करके। तो मैं उस वक्त मेरा ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का पेपर मैं दे चुका था और मैंने बोला यार भाई अब मुझे लगता है कहीं जाना पड़ेगा। तो मैं दिल्ली की तरफ रुख किया और वहाँ से संघर्ष शुरू हुई। बहुत लंबा संघर्ष रहा है। तो इस तरह मेरा रुझान हुआ इस लाइन में आने का। देव सिंह जी जैसा कि आपने बताया कि आप गांव से जो है दिल्ली आ गए हैं, तो घर वालों का क्या था कि आप किस फील्ड में जाएं, कुछ ऐसी नौकरी करने जिससे घर गृहस्थी चलते रहे, या एक्टिंग में जाने के लिए उनके इजाज़त मिल चुकी थी आपको? एक्चुअली मैं बताऊं कि मेरे घर वालों का तो बिल्कुल ही ये नहीं था कि मैं एक्टर बनने जा रहा हूं। मैं दिल्ली ये कह के गया था कि मैं जॉब करने जा रहा हूं। और मैं आप दिल्ली के हैं और दिल्ली में जगह है ग्रीन पार्क, एम्स के पास और हौज खास के बीच में ग्रीन पार्क की जगह है, जहां उपहार सिनेमा हुआ करता था। तो वहाँ वहाँ पे मैंने जॉब ज्वाइन किया आईसीआईसीआई बैंक में, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में, एज ए सेल्स ऑफिसर। और उस वक्त मैंने जॉब ज्वाइन किया था। और मेरा मेन ध्येय ये था कि मुझे एक्टिंग ही करनी है, एक्टिंग ही सीखनी है, एक्टिंग के बारे में जानना है। तो मैंने घर पे झूठ बोला था और मैं वो नौकरी ज्वाइन कर लिया। और धीरे धीरे मैं एक्टिंग की तरफ, ये कि कैसे करना है, घर वालों को बिल्कुल, एक्चुअली बाबूजी को ये लगता था कि ये सब भाड़ की चीज़ों हैं, हम ये सब भाड़पना है, ये सब नहीं हम पे जमेगा। लेकिन एक वाक़या ऐसा हुआ था कि बाबूजी ने बोलना बंद कर दिया था। हुआ यूँ था कि मैं एक ऑर्केस्ट्रा का शो करने गया था। उसमें हमारे बाबूजी के चेयरमैन आए हुए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि तुम बहुत आगे जाओगे। तो शायद अगले दिन मैं जब घर वापस लौटा तो बाबूजी दरवाजे पे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो बाबूजी बहुत गुस्से में थे। अब मुझे लगा कि आज पिटाई होगी। पर बाबूजी ने बोला कि तुम कहाँ गए थे? तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैं चुप था। बोले कि क्या कमा कर लाया है? तो मेरे पास एक छोटी सी कहते हैं ना कॉन्सलेशन प्राइजेस जो होते हैं वो था। तो मैंने बाबूजी को बोल दिया। उस दिन के बाद बाबूजी मुझे कभी बोलते नहीं थे। अगले दिन वो गए, धीरे धीरे उनको पता चला कि चेयरमैन के थ्रू कि मैं बहुत अच्छा कर लूँगा या अच्छा करने वाला हूँ। तो इस तरह से बाबूजी ने बोलना उस दिन के बाद बंद ही कर दिया। और
फिर फिर ये दिल्ली का खेल शुरू हुआ, झूठ बोल के जाना और वहाँ काम करना। तो घर वालों को पसंद नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उनको पता चल गया कि मैं दिल्ली में एक्टिंग की ही वजह से हूँ। जैसा कि देव जी आपने काफ़ी सारे भोजपुरी फिल्में किया और हिंदी फिल्म भी किया आपने और सीरियल्स भी किया आपने, तो इस मुकाम पे पहुंचने के लिए किस तरह का संघर्ष आपको करना पड़ा? मैं बताऊं, ये संघर्ष वैसा ही है जैसे एक नौकरी का इंटरव्यू है और एक छोटे से पोस्ट से बड़े पोस्ट पे पहुंचने का संघर्ष जो जॉब में होता है, या एक वो बिजनेस जो आपने शुरुआत की है और शुरुआत में कस्टमर नहीं आते हैं, शुरुआत में चलती नहीं है, तो कितनी जद्दोजहद के बाद बिजनेस खड़ा होता है। तो ये छोटे रोल से वहाँ तक का पहुँचने का सफ़र भी ऐसा ही रहा है, संघर्ष भरा। लेकिन मेरे जहन में एक चीज़ बहुत अच्छे से बैठ गई थी कि बाबूजी ने मुझे एक चीज़ बताई थी कि देखो, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और आप जब छोटे काम से शुरुआत करते हैं तो देर आएंगे, दुरुस्त आएंगे, सीखते हुए आएंगे। तो ये मेरे जहन में था, और इस लाइन में मेरा कोई गॉडफादर तो था नहीं कि हमको कोई जाते ही बड़ा रोल मिल जाएगा। मैं परिपक्व एक्टर भी नहीं था, मैंने थिएटर भी नहीं किया, बहुत जल्दी दिल्ली से भाग आया। तो ये था कि आपको जो मिले वो करना है, और सर्वाइवल के लिए बॉम्बे शहर आपको पता है कितना खर्चीला है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा करना है कि टिके रहना है। तो जो भी काम मिलता गया, छोटा रोल, छोटा, लेकिन मैं छोटे रोल जो भी मिला बड़ी ईमानदारी से मैं उसको करने की कोशिश किया हूँ। और मेरे जहन में ये था कि जब आपको आगे बढ़ना है तो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, कि मेरी तो स्कूलिंग हुई ही नहीं थी। तो मैंने सोचा कि यार इस तरह कैसे आगे बढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले तो कई एक्टरों की बायोग्राफी पढ़ी, और उसके बाद मैंने काफ़ी उनको देखना शुरू किया। जैसे आशुतोष राणा मेरे बहुत फेवरेट थे, तो उनको देखना शुरू किया। इस तरह जो भी शो या किसी फिल्म में मुझे छोटा रोल भी मिलता था, तो जब मैं खाली टाइम होता था, जब मेरा शॉट नहीं होता था, तो मैं मॉनिटर पर बैठ के अपने एक्टरों को देखता था परफॉर्म करते हुए। जो बड़े एक्टर हैं, जितने उस समय भोजपुरी में मान लीजिए दिनेश जी थे, या अवधेश जी थे, संजय पांडे जी थे, सुशील सिंह जी थे, तो इनको मैं देखता था, ऑब्जर्व करता था। और कहीं ना कहीं एक जो कहते हैं कि फिल्में जो होती हैं वो भी एक, देखा जाए तो एक टीचर है, एक शिक्षक है। आप किस तरह सीखते हैं अपने एक्टरों से, अपनी सिनेमा से। तो मेरे अंदर ये चीज़ सीखने की ललक बहुत है, और अभी भी है, और मुझे लगता है कि ये हमेशा रहेगी, और उसके साथ मेहनत। तो आप मुंबई जब पहुंचे तो पहला चांस आपको कब मिला अपने हुनर को दिखाने के लिए लोगों को? किस तरह का चांस था? किस तरह फिल्मों में मिला आपको या टीवी सीरियल्स में मिला आपको? उसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। एक शो मिला था मुझे, महुआ का शो मिला था पहले। महुआ का शो पे मुझे एक शो मिला था, अचरा का मोती। तो उसमें मैंने एक एपिसोड काम किया था रात भर, और मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं था, लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ थी कि मैं डायलॉग याद रहता था, मुझे डायलॉग में भूलता नहीं था, चाहे कुछ भी हो। हाँ, मुझे लेकिन एक्टिंग की विद्या बहुत पता नहीं कि एक्टिंग और एक्टर कैसे कैरेक्टर बनाते हैं। तो वो मैंने एक दिन का काम किया था, और मुझे उस रोल के लिए करीबन 500 रुपये मिला था। उसके बाद मैंने एक सीन जो दीवाना में था वो मैंने किया था, और उसके लिए भी कुछ पैसे मिले थे। तो धीरे धीरे ऐसे जो रोल मिलते गए। फिर मैं महुआ का शो इम्तिहान में मिला, मैं 800 रुपये में वो शो शुरू किया था। फिर मुझे कलर्स का शो मिला, भाग्य विधाता। फिर वो भाग्य विधाता देख कर मुझे एक कास्टिंग डायरेक्टर है जैनेट, उन्होंने मुझे काफ़ी काम दिया, अदालत, क्राइम पेट्रोल, CID, ये सब मैंने किया। और इधर मैंने जो दीवाना में काम किया था, उस काम की वजह से मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री में काम मिलता गया। दीवाने के बाद मैंने किया लड़ाई लखिया लौंडे राजा, उस फिल्म को देख के एक रोल मिला, उसमें भी मैं हेंचमैन का रोल किया था, उसको देख के एक फिल्म मर्द तांगे वाला मिला। इसी तरह मैंने रमाकांत जी मुझे बार बार अपनी फिल्मों में रिपीट करते गए। तो ये मैं बोलूँगा कि इस तरह ये मुझे छोटे रोल से बड़े बड़े रोल मिलते गए बाद में। जैसा कि आपने बताया कि आपने काफ़ी सारे फिल्म किया, आपने भोजपुरी और हिंदी सीरियल भी आपने किया, तो किस तरह का हेल्प मिला आपको अपने पैर जमाने के लिए भोजपुरी भाषा के बीच? सपोर्ट मिला अवधेश मिश्रा जी से। अवधेश जी ने एक्चुअली क्या, अवधेश जी ने मुझे मेरी एक फिल्म देखी थी, उस फिल्म का नाम है 340, और वो यूट्यूब पे है, और सैया बकलोल के नाम से भी है। तो वो फिल्म हमारे एक मित्र विशाल तिवारी जी हैं, वो बन गए थे, उनकी मैंने फिल्म की थी भाई जी, छोटा सा रोल किया था मैंने उसमें, 2 3 सीन का। तो उनसे दोस्ती हो गई थी, तो उनकी मैंने फिल्म लड़ाई भी की थी। तो उन्होंने मुझे बोला था कि देव मैं तुमको लेके एक फिल्म बनाऊंगा एज एन हीरो। तो उन्होंने अपना वादा निभाया, और उन्होंने मुझे फिल्म दी 340, जिसका मैं हीरो ही था।
वो फिल्म हम लोगों ने लंदन फेस्टिवल के लिए बनाई थी और बहुत अनोखी कहानी थी, बहुत यूनिक कहानी थी। आप देव सिंह के नाम से जब डालेंगे यूट्यूब पे तो फिल्म देखने को मिलेगा। वो एक संघर्ष, एक एक्टर की कहानी थी जो संघर्ष कर रहा था, और वो फिल्म मैंने की थी और हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी उस फिल्म के लिए। इसके डायरेक्टर योगी जी थे और विशाल जी थे, और उस रोल के लिए भी मैंने काफ़ी मेहनत की थी। और उस वो फिल्म अवधेश जी को मैंने दिखाया का मैंने बार बार उनको बोला भैया देखिए देखिए, और अवधेश भैया ने वो फिल्म देखी। और आप यकीन मानिए, अवधेश जी ने वो फिल्म देखने के बाद मुझे यही बोला कि तुम अपने आप को पहचानो कि तुम हो क्या। और उन्होंने मुझे मैंने कहा भैया मुझे यही काम मिलता। बोलता नहीं जो ये सब काम मत करो, अच्छा कुछ करो, बड़ा करो। तो मैंने कहा यार भैया बड़ा नहीं मिलता। तो अवधेश जी ने मुझे एक फिल्म दिलाई, फिल्म का नाम था मैं सेहरा बांध के आऊँगा, और उस फिल्म ने मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री में स्टैंड कर दिया। तो इस तरह मेरा कहूँगा कि अवधेश जी एक मेरे गॉडफादर भी बन के आए, और मेरे बड़े भाई की तरह, मेरे बाप की तरह, मेरे गार्जियन की तरह है। देव सिंह जी, जैसा कि एक जो एक्टर होता है और उस पर भी विलन, उसके लिए बॉडी फिटनेस काफ़ी ज़रूरी होता है, और साथ ही साथ जो डायलॉग है, डिलीवरी, वो भी बहुत एक ज़्यादा मैटर करता है। भोजपुरी भाषा के भी जो दर्शक है देखना चाहते हैं कि एक हमारा विलन हो या तो हमारा हीरो किस तरह का डायलॉग बोलता है, तो उसके लिए कुछ आप अपने आवाज़ के लिए करते हैं और बॉडी फिटनेस के लिए क्या करते हैं आप? देखिए मेरी आवाज़ तो मैं आवाज़ ऐसी है, लेकिन मैं कैरेक्टर के हिसाब से आवाज़ करनी पड़ती है। दिक्कत ये है कि हमको कैरेक्टर जो बन के आते हैं वही कैरेक्टर हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उस कैरेक्टर को आप पोर्ट्रे कैसे करते हैं, उस कैरेक्टर को कैसे आप जीते हैं, कैसे ओढ़ते हैं उस कैरेक्टर को। तो उस कैरेक्टर को जब आप ओढ़ते हैं तो अगर आपके जहन में बन गया कि ये कैरेक्टर ऐसा है, तो उसका चलना उठना बोलना भी सब बदलाव में होगा, चीज़ें बदलेंगी। तो इस तरह कैरेक्टर बनता है, और मैं यही कोशिश करता हूँ कि जो भी कैरेक्टर करूँ, जो भी कैरेक्टर को ओढ़ूँ, उसमें मैं परफेक्ट दिखूँ, बस इतनी ही कोशिश करता हूँ। जैसा कि आपने भोजपुरी भाषा के बीच आपने एक पहचान बना चुके हैं, तो अपना सपना पूरा करने के लिए जिद कितनी ज़रूरी है? सनी जी देखिए, जिद और लगन तो हर काम में ज़रूरी है, चाहे आप कोई भी काम करिए। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन बनते हैं तो उसमें भी जिद और लगन की ज़रूरत पड़ती है, या आप कोई बिजनेस करते हैं या आप कोई नौकरी करते हैं, तो जिद और लगन तो हर चीज़ में ज़रूरी है। और इस लाइन में थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि एक ऐसा लाइन है जिस पे कोई आप पे तभी बिलीव करता है जब आपके अंदर कुछ देखता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और जिद और लगन एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी इंसान को उसके क्षेत्र में, उसके फील्ड में उसे कामयाब होने के लिए बहुत ज़रूरी है। जिद और लगन और ईमानदारी ये बहुत ज़रूरी है। एक सवाल आपसे और लेना चाहेंगे। भोजपुरी भाषा में आपने मतलब काफ़ी सालों से, 10 साल 12 साल से हैं भोजपुरी भाषा के बीच, तो जो भोजपुरी भाषा के फिल्में बनती है उसमें क्या चेंज होना चाहिए जिससे जो दर्शक हैं वो हॉल में आ सकें और अपने फैमिली के साथ पिक्चर देख सकें? क्या लगता है उसमें क्या बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल चेंज होना चाहिए। देखिए हम जो है ना, हम अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं। हम लोग एक्शन के दौर में आ गए हैं और एक्शन फिल्में बनने लगी हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है हम अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। ये कल्चर भूलना अच्छी बात नहीं है। आप साउथ की फिल्में देखिएगा, कितनी बड़ी फिल्में हैं, लेकिन उसकी कहानी आधी गांव में ही होती है। उनका पूरा परिवार होता है, पूरा परिवार दिखा जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कल्चर को नहीं भूलें। भोजपुरी की पहचान उसकी संस्कृति से है, उसकी भाषा से है, उसके कल्चर से है। तो हम अगर उसको छोड़ेंगे तो फिर लोग हमें क्यों देखेंगे, वो दूसरी बड़ी एक्शन फिल्म देखें। तो ये मेरा मानना है कि हमें अपने कल्चर को नहीं छोड़ना चाहिए, और कहानियाँ जो हैं वो सामाजिक संदेश वाली होनी चाहिए, सामाजिक मुद्दे पे होनी चाहिए। हमारे यहाँ, हमारे गाँव में देखा जाए तो बहुत ऐसी कहानियाँ हैं जिसके ऊपर हम सिनेमा कर सकते हैं। तो ये बदलाव मैं चाहता हूँ, ये बदलाव हो, और धीरे धीरे ये बदलाव चालू हो चुका है, काफ़ी फिल्में बन रही हैं। तो अब देखिए आगे क्या होता है। देव सिंह जी, जैसा कि आपको पता ही है कोरोना का महामारी पूरे देश में फैला हुआ है, तो और पूरी इंडस्ट्री भी बंद है, ना कोई हिंदी फिल्म शूट हो रही है, ना सीरियल, ना भोजपुरी फिल्म। क्या लगता है आपको भोजपुरी सिनेमा पे क्या इसका असर होगा? देखिए बहुत असर तो बहुत बुरा हो रहा है। अभी तक सब कुछ बंद है, शूटिंग शुरू नहीं हो रही है। भोजपुरी सिनेमा में जो टेक्नीशियन है, जो कैरेक्टर आर्टिस्ट है, उनके पास उनको पैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं, कितने दिन सर्वाइव कर पाएंगे बिना काम का। तो कोरोना ने देखा जाए तो बहुत बुरी तरीके से नुकसान कर दिया। सिनेमा हॉल सब कुछ बंद है,
तो आने वाला समय थोड़ा कठिन है, लेकिन महादेव हैं जो हम सब पे कृपा करेंगे और जल्दी ही इस कोरोना से हम जंग जीत जाएंगे। तो जल्दी से इंडस्ट्री अपनी पटरी पे आ जाएगी। आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि एक एक्टर के लिए एक बहुत ही सुनहरा पल होता है जब उसके काम को सम्मानित किया जाता है किसी मंच पे, तो उस सुनहरे पल के बारे में से भी आपसे हम जानना चाहेंगे। हाँ, मुझे मुझे अभी सरस सलील के तरफ से मुझे बेस्ट पॉपुलर विलेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। इसके पहले सबरंग में बेस्ट विलेन का अवार्ड मिला था। उस पिछले साल सबरंग में बेस्ट क्रिटिक्स का अवार्ड मिला था, बेस्ट विलेन का ग्रीन चिली अवार्ड मिला है और ऐसे कई सम्मान मिल चुके हैं। तो ये सब चीज़ें हैं और अवार्ड आपको हमेशा इंस्पायर करता है, कि इंस्पिरेशन देता है कि आपको और मेहनत करनी है। आपका काम लोगों को पसंद आ रहा है तो आप और भी मेहनत करिए ताकि आप इनके नज़र में हमेशा अच्छा करते रहें। देव सिंह जी, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस के लिए जो आपको पसंद करते हैं पर्दे पे देखना? कुछ संदेश रहेगा आपकी तरफ से उनके लिए? हाँ जी जी, मैं जाते जाते इनको ये बोलूँगा कि मेरी अभी बहुत फिल्में जो हैं वो आने वाली हैं, वो देखिएगा आप सब। कसम पैदा करने वाली पार्ट 2 एक फिल्म आने वाली है और जिसके डायरेक्टर हैं संजय श्रीवास्तव जी, बहुत कमाल का मेरा रोल है उसके अंदर। बैरिश निर्भय फिल्म आ रही है जिसके डायरेक्टर हैं नीलाभ तिवारी जी, B4E उसके प्रोड्यूसर हैं। प्यार तो होना ही था एक फिल्म आ रही है प्रमोद शास्त्री जी के साथ, ये मेरी तीसरी फिल्म है। बहुत कमाल का लुक है मेरा। मजनुआ एक फिल्म आ रही है, नाम बदनाम एक फिल्म आ रही है जिसके डायरेक्टर हैं विष्णु शंकर बेली। मजनुआ के डायरेक्टर हैं आशीष यादव जी, रितेश पांडे जी हीरो हैं, अक्षय जी हीरोइन हैं और जय शंभू एक बहुत कमाल की एक्शन फिल्म आ रही है। पूरी फिल्म नेपाल में शूट हुई। उस फिल्म के निर्देशक है सोनू खत्री जी। उसके बाद एक फिल्म आ रही है रण, उसके डायरेक्टर है चंद्रपंत जी, एक्शन फिल्म है। और ऐसी काफ़ी फिल्में हैं। तुमसे अच्छा कौन है एक फिल्म आ रही है, लव स्टेशन एक फिल्म आ रही है। तो फिल्में मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी अच्छी आ रही हैं, तो आप सब देखिएगा। और मेरे जो दर्शक हैं रेडियो द्वारका के, उन्हें मैं इतना ही कहूँगा कि कोरोना से बच के रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और चाइना का सामान बहिष्कार करिए, क्योंकि चाइना हमें आग दिखाता है, ये गलत है। तो हमें उन्हें आग दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप सब ज़रूर, आप सबको मेरा धन्यवाद है, मेरा प्रणाम है कि आप सब कोरोना से जल्दी हम लोग जंग जीतेंगे। बस आप अपने घरों में रहिए, स्टे होम स्टे सेफ, यही कहूँगा। देव जी, जाते जाते अपने फैंस के लिए कोई डायलॉग सुनाना चाहते हैं जो आपको पर्दे पर पसंद करते हैं? मैं शेराबाद कहूँगा, मेरा एक डायलॉग था कि आशिक का जनाजा है, बड़ी धूम धाम से निकालो यारो। तो ये था एक डायलॉग बहुत अच्छा। देव जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए और रेडियो द्वारका को टाइम देने के लिए। सनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने इस रेडियो द्वारका पे मुझे इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे और सुनते रहें रेडियो द्वारका, एक कदम कल की ओर।